अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानट, ठीक है, क्लास 8 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं। कंटेंट हम देख लेते हैं। हमने आपको सिलेबस बता रखा है, तो आज हम फिर से दोबारा बताते हैं। हिस्ट्री का आपका सिलेबस क्या है, चैप्टर 3, 4 और 5, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, रूलिंग द कंट्री साइड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, ठीक है। आज हमें कौन सा करना है, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट होगा और द रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारा लास्ट रह जाएगा। उसके बाद हमने ज्योग्राफी में किया था चैप्टर नंबर 2 और 4, यही 2 और 3। हाफ ईयरली एग्जाम में क्या आ रहा है आपके, चैप्टर नंबर 2 और 3, जो कि हम दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी कर चुके हैं, और मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये भी कर चुके हैं। उसके बाद सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो ये दोनों चैप्टर अभी हमारे बाकी हैं। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, पेज नंबर 27, ठीक है, पेज नंबर 27। तो पेज नंबर 27 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 6। पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट हमारा 6 है ये। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक करा था काम। कहाँ तक करा था हमने, पार्ट 5 तक किया था। अब हमारा स्टार्ट होगा पार्ट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, डेट लिखनी है किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। ट्राइबल डिकूज एंड द विजन्स ऑफ अ गोल्डन एज। ट्राइबल तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं। ट्राइबल आपने सुना ही होगा। डिकूज क्या होते हैं, डिकूज कहते हैं आउटसाइडर, जो बाहर से आए हों, जो उस जगह के ना हो। जैसे यहाँ पर आके कोई और रह रहा है तो हम उसे कह सकते हैं आउटसाइडर है, ये डिकूज है, बाहर से आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, लेट्स रीड। इन 1895 की बात कर रहे हैं। अ मैन इन द छोटा नागपुर ऑफ बिहार नेम बिरसा बिकेम पॉपुलर। ये कह रहे हैं छोटा नागपुर में, जो बिहार में जो जगह है छोटा नागपुर, वहाँ पर एक आदमी था बिरसा, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है, 1895 में। पीपल ट्रीटेड हिम एज अ मैजिशियन हु कुड लिबरेट पीपल। और वहाँ के लोग उसे कैसे जादूगर की तरह उसे ट्रीट करते थे। लोग बाग उसे क्या समझते थे कि ये जादूगर है, ठीक है। और लाइब्रेट का मतलब क्या होता है, लाइब्रेट का मतलब होता है आज़ाद करना, ठीक है, आज़ाद कर सकते हैं। लोग बाग ये सोचते थे कि ये ऐसा जादूगर है जो इंसान को आज़ाद कर सकता है, मेक फ्री कर सकता है, ठीक है। स्पेशली जो ट्राइबल्स लोग थे, वो लोग इसे क्या समझते थे, जादूगर समझते थे। किसे, क्या नाम था इसका, बिरसा नाम था, ठीक है। कहाँ का था ये, छोटा नागपुर बिहार में रहता था। फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूज, ये स्पेशली ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, या स्लेवरी ऑफ डिकूज, जो आउटसाइडर थे, जो डिकूज थे, जो बाहर से दूसरे लोग आए थे, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, इसे जादूगर समझते थे। बिरसा वॉज रिगार्डेड एज गॉड सेंट एंजल टू अपलिफ्ट द पीपल। और बिरसा जो है उस ज़माने में कैसा समझा जा रहा था, लोग बाग समझ रहे थे कि ये गॉड का भेजा हुआ एक फरिश्ता है जो कि लोगों के लिए भेजा गया है, ठीक है। बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंदाज, जो कि कहाँ पैदा हुआ था, बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंदाज, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था, उनके फैमिली में पैदा हुआ था। ये लोग बाग सोचते थे ये एक एंजल है, एक फरिश्ता है जो कि भगवान ने, इनके गॉड ने भेजा है। बिरसा वॉज बिलीव टू पजेस द पावर टू क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन्स। लोग बाग ये समझते थे कि बिरसा के पास इतनी पावर है कि वो जो है हर बीमारी को क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, और मल्टीपल कर सकता है ग्रेन्स को, और जो अनाज और जो गल्ला उगाया जा रहा है उसे वो बढ़ा सकता है। लोग बाग का ये सोचना था। पीपल फ्रॉम अदर ट्राइब्स ऑल्सो फॉलोड हिम, और लोग बाग बाहर के दूसरे ट्राइब के लोग, दूसरे खानदान के लोग भी इसे फॉलो करते थे। मतलब जहाँ पर वो पैदा हुआ था उस खानदान के लोग तो उसे फॉलो करते ही थे, बाकी लोग भी उसे भगवान मतलब फरिश्ता मान चुके थे। दीज इंक्लूडेड संथाल्स एंड ओराउंस। इसमें कौन कौन थे, एक संथल थे और ओराउन थे, मतलब ये इनका एक क्या था, ट्राइब था, ग्रुप था। ऑल द ट्राइब्स अंडर द ब्रिटिश रूल नियरली हैड द सेम प्रॉब्लम। और ये कह रहे हैं जो सारे ट्राइब थे ब्रिटिश रूल के अंदर, सबकी सेम प्रॉब्लम थी। देयर वे ऑफ लिविंग एंड रिलीजन वर द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। और जो उनका वे ऑफ लिविंग था, वे ऑफ रिलीजन था, वो क्या था, उनके एक्सटेंशन का वर्ज था। ये जो वर्ड ऑफ एक्सटेंशन वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि विलुप्त होने की कगार पे, खात्मे की बिल्कुल उनकी क्या आ गई थी, बिल्कुल ख़त्म होने की टाइम आ गया था। ये कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ना कि मरने की हालत होना, तो इनकी खात्मे वाली हालत हो गई थी। उनका जो लिविंग, रहने सहने का, उनका रिलीजन का जो वे था, तरीका था, वो सब क्या है, बिल्कुल वर्ड ऑफ एक्सटेंशन पे था, बिल्कुल खात्मे की कगार पे आ चुका था। जैसे कि हमें सबको पता है कि जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो वो हर किसी को
बहुत बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। तो इसमें भी ये जो सारे ट्राइबल्स थे, जितने भी ट्राइबल और डिकूज इनके टाइम में थे, उन सभी को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनका जो वे ऑफ लिविंग था, उनका जो वे ऑफ रिलीजन फॉलो करने का तरीका था, उनके जो रिलीजन्स थे वो बिल्कुल वर्ज ऑफ एक्सटेंशन हो गया था, मतलब उनका जो है बिल्कुल खात्मे की कगार पे आ गए थे। इंडियन ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू क्लासीफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। ये कह रहे हैं ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि जो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उन्हें हम क्लासीफाई करें। इंडियन ट्राइब्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ। ये कह रहे हैं इंडियन जो ट्राइब्स हैं उन्हें हम ब्रॉडली कई तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज पे। पहली कैटेगरीज है एरिया एंड रीजनल ऑक्यूपाइड। एरिया और रीजन ऑक्यूपाइड जो उन्होंने कर रखा था उस पर एक लैंग्वेज जो बोलते थे उसके हिसाब से हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन्हें बांट सकते हैं। कल्चरल रिलेशंस के हिसाब से भी हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें उनका ग्रुप बना सकते हैं कि ये एरिया और रीजन के हिसाब से अलग ट्राइब्स थे, लैंग्वेज के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज कौन से ट्राइब्स बोल रहा है, ये सारे हम चीज़ें कर सकते हैं। एरिया और रीजन के हिसाब से कैसे? इंडियन ट्राइब्स लिव इन वन ऑफ दीज 3 जोन। ये कह रहे हैं जो इंडियन ट्राइब्स थे वो 3 जोन में से, इंडिया के 3 जोन में से किसी एक जोन में रहते थे। पहला क्या था? नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न, द सेंट्रल एंड द सदर्न। एक क्या है हमारा? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ठीक है, नॉर्थ कह लो या नॉर्थ ईस्टर्न जोन कह लो। एक हमारा सेंट्रल जोन और एक सदर्न जोन। इन तीनों जोन में से कहीं ना कहीं हमारे इंडियन के ट्राइब्स रहते थे। तो हम एरिया के हिसाब से भी कहते थे कि वो तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जोन हैं, ट्राइब हैं, वो सेंट्रल इंडिया वाले ट्राइब हैं, वो सदर्न इंडिया वाले ट्राइब हैं। इस तरह से उन्हें डिवाइड करा। लैंग्वेज पे के बेस पे कैसे? द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया आर क्लासीफाइड इनटू 3 लिंग्विस्टिक फैमिलीज। ये कह रहे हैं जो ट्राइबल पीपल थे, लोग थे, वो 3 लिंग्विस्टिक फैमिलीज में डिवाइड थी। एक थी ड्राविडियन, एक थी मुंडा, एक थी तिब्बतो चाइनीज़। मतलब एक ड्राविडियन लैंग्वेज बोलते थे, एक मुंडा लैंग्वेज बोलते थे, एक तिब्बतो चाइनीज़ लैंग्वेज मिक्स करके बोलते थे, ठीक है। 3 तरह के लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे। फिर आया हमारा रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। रेशियल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कैसे? द ग्लोबल ट्राइबल पॉपुलेशन इज क्लासीफाइड इनटू सेवरल रेशियल टाइप्स। ये कह रहे हैं जो ग्लोबल पूरे ग्लोब में जो ट्राइबल की पॉपुलेशन थी उन्हें हमने कुछ रेशियल टाइप में डिवाइड किया। 7 रेशियल टाइप में। कितने? 7 रेशियल टाइप में। एक तुर्को ईरानियन, एक इंडो आर्यन, एक स्चितो ड्रेविडियन, एक आर्यो ड्रेविडियन, एक मंगोलो ड्रेविडियन, एक मंगोलाइड एंड ड्रेविडियन। ये अलग अलग 7 ग्रुप थे, ठीक है। अलग अलग 7 रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 7 हिस्सों में डिवाइड करा था। जो तुर्की या ईरान से आए होंगे उन्हें कह दिया होगा तुर्को ईरानियन, जो इंडो आर्यन होंगे वो इंडिया वाले, स्चितो ड्राविडियन होंगे, आर्यो ड्राविडियन होंगे, मंगोल से आए होंगे मुगल ड्राविडियन होंगे, मंगोलाइड एंड ड्राविडियन। ये अलग अलग ऐसे करके इन्होंने 7 रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करी, इन्होंने क्या की, 7 रेशियल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इन्हें डिवाइड किया। फिर बात करते हैं हम ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैसे इन्हें डिवाइड किया था? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल फैमिलीज आर हंटिंग, कल्टिवेशन इन हिल्स, पेस्टोरलिज्म, फार्मिंग इन प्लेन्स, लेबर ओरिएंटेड वर्क, सर्विस एंड ट्रेड, फोक डांस एंड म्यूजिक एंड क्राफ्ट वर्क। ये कह रहे हैं जो हमारे ऑक्यूपेशंस थे, इन लोगों के ऑक्यूपेशंस थे, इनके काम धंधे क्या थे? जो मेन ऑक्यूपेशन था ट्राइबल फैमिलीज़ का वो क्या था? शिकार करना, कल्टीवेशन करना, खेती बाड़ी करना पहाड़ों में, पेस्टोरलिज्म करना, ठीक है, और फार्मिंग करना यानी खेती करना प्लेन एरियाज़ में, लेबर ओरिएंटेड वर्क मतलब मजदूर वाले काम करना, मजदूरी करना, जैसे लकड़ी काट के लाना, ठीक है, गाय भैंस चराना, ये सारी चीज़ें। और सर्विस एंड ट्रेड, कुछ सर्विसेज करते थे, कुछ ट्रेड करते थे। ट्रेड करना मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह जा के बेचना, ठीक है। फोक डांस करना, म्यूज़िक गाना, और क्राफ्ट वर्क करना। मतलब क्राफ्ट वर्क में क्या होता था? मेनली घास फूस के टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना, यही तो होता था उस ज़माने में। लोहा वोहा ये सब तो इतना यूज़ में हुआ नहीं था। तब भी जो ट्राइबल्स होते थे उन लोगों ने पहले लोहे के बस औजार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, यूज़ करना शुरू कर दिए थे। फिर बात आती है कल्चरल रिलेशन। कल्चरल रिलेशन के हिसाब से कैसे? इंडियन ट्राइब्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर। ये कह रहे हैं इंडिया के जो ट्राइब्स हैं उन्हें हम उस हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हैं। किस हिसाब से? कि उनका जो लेवल ऑफ कांटेक्ट है आउटसाइडर से किस हिसाब से उनका कांटेक्ट था, उस हिसाब से भी उन्हें अलग अलग क्या किया? डिवाइड किया। दे माइट बी मोर और लेस आउट ऑफ कांटेक्ट। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा बाहर वालों से कांटेक्ट रखते हो, कुछ लोग कम। मतलब कुछ ट्राइब का कांटेक्ट बाहर से ज़्यादा हो, कुछ ट्राइब का कम। अंडर सम इन्फ्लुएंस ऑफ रूरल अर्बन ग्रुप्स और टोटली एसिमिलेटेड। ये कह रहे हैं कुछ
जो सम इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन रूरल ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ अर्बन रूरल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे उनके बीच में आपस में कैसे कॉन्टैक्ट है, तो इस हिसाब से हम इसे कल्चरल रिलेशन के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमी, ट्राइबल सोसाइटी और उसकी इकोनॉमी। ट्राइबल्स ऑल्सो नोन एज आदिवासी, जैसे कि हमें पता है ट्राइबल्स को हम लोग आदिवासी भी कहते हैं, आदिवासी के नाम से भी वो लोग जाने जाते हैं। वर लीस्ट अफेक्टेड इन द इनिशियल ईयर ऑफ ब्रिटिश एडवेंट, ये कह रहे हैं ये कम अफेक्टेड थे जब ब्रिटिश एडवेंट हुए थे, ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उसके शुरुआत के दिनों में कम अफेक्टेड थे। मैनी यूरोपियन एंड इंडियन अथॉरिटीज़ ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग देम टू द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, और काफ़ी यूरोपियन और इंडियन अथॉरिटीज़ ने ट्राई किया कि ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर दें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल एक्वायर कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरह मॉडर्न लाइफ स्टाइल शुरू कर दें, मगर ये अपनी ही लाइफ स्टाइल जीते थे जैसे अपना इनका तरीका था। विद द एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्पायर, ये कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे उसकी एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ, उसका फैलना शुरू हुआ, द नेचुरल होम ऑफ द ट्राइबल पीपल वॉज इनरोच्ड अपॉन द इंट्रूडर्स शेटरिंग द ट्राइबल सोसाइटी इकोनॉमी एंड रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट। इसमें क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उसने क्या किया, जो नेचुरल होम थे ट्राइबल पीपल के वो इनरोच कर दे गए, किसके ज़रिए, इंट्रूडर्स के ज़रिए, मतलब जो इंट्रूडर्स थे जो बिना किसी जैसे हम कह सकते हैं कि जिस पर किसी का हक भी ना हो और वो आ गए उसे हड़प ले, या हम कह सकते हैं उसे हड़प लिया गया। शेटरिंग मतलब उन्हें तोड़ फोड़ कर दी गई, उन्हें अपने काबू में कर लिया गया, उनके घर उनकी ज़मीनें जो है अपने कब्जे में ले ली गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, ट्राइबल सोसाइटीज़ की जो सोसाइटी थी वो टूट गई, शैटरिंग हो गई, इकोनॉमी इसकी टूट गई, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट। इससे क्या रिजल्ट आया, एक वाइड स्प्रेड रिवॉल्व हुआ। ठीक है, रिवॉल्ट हुआ, लड़ाई शुरू हो गई आपस में, ट्राइबल सोसाइटीज़ का घर तोड़ा जा रहा था, उनकी जगहें ली जा रही थी, उससे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। When British East India Company came to India, their prime concern was villages and towns। जब ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर अपनी यहाँ पर मतलब इस्टेब्लिश करने आए इंडिया के अंदर, तो उनका जो प्राइम कंसर्न था वो था विलेजेस और टाउन, मतलब गांव और टाउन पर उनका मेन मकसद था, गांव और टाउन पर घेरना। हाउएवर आदिवासीज फॉर्म द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और जो आदिवासी थे वो ये कह लो कि गरीबों में से भी सबसे गरीब थे, सबसे गरीबों की भी सबसे गरीब सोसाइटी में आते थे। बट विद द एक्सपेंशन द लैंडलेस ट्राइबल्स वर फोर्स्ड टू बिकम लेबरर एट वेरी लो वेजेस। फिर बाद में क्या हुआ, जब एक्सपेंशन होने लगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी, फिर क्या हुआ, जो लैंडलेस लेबर थे, पहले भी उनके पास ज़मीन नहीं थी, अब थोड़ा बहुत खाना वाना इधर उधर से कर लेते थे, वो सारी चीज़ें भी हट गई। ठीक है, जंगल काट दिए गए अपनी कंपनी बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दी गई जिससे ट्राइबल को बहुत नुकसान हो रहा था, उनकी जगहें छीन ली गई रहने की। फिर अब उन्हें ना चाह के भी मजबूरन क्या करना पड़ा, कम पैसों पर काम करना पड़ रहा था इन्हीं ब्रिटिशर्स के पास या बाकी जगह पर। ठीक है, ब्रिटिश ग्रू कैश क्रॉप्स ऑन द लैंड अर्लियर कल्टिवेटेड बाय द ट्राइबल्स, और ये कह रहे हैं ब्रिटिश ने कैश क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया जो कि ट्राइबल्स पहले उगाते थे। ठीक है, मैनी ऑफ देम फिर पेज नंबर 28 पे आइए, मैनी ऑफ देम बिकेम लेबरर्स ऑन देयर ओन लैंड, काफ़ी तो अपने खुद के ही ज़मीन पर बेचारे वो लोग मजदूर बनकर काम कर रहे थे, जहाँ पर पहले वो लोग रहते थे वहीं पर ब्रिटिशर्स उनसे काम करा रहे थे। दे वर फर्दर एक्सप्लॉइटेड बाय क्राफ्टी एंड डिसऑनेस्टी मनी लेंडर, और जो कुछ बाद में उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है, भेदभाव किया जाता था, जो क्राफ्टी और डिसऑनेस्ट मनी लेंडर होते थे वो लोग। ठीक है, मनी लेंडर मतलब जो ज़मीन का मालिक होता था वो लोग। बट द ब्रिटिश वर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल, मगर जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स को कंसर्न नहीं कर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मनी लेंडर हु वर मोस्टली इंडियंस, मनी लेंडर जो कि ज़्यादातर इंडियंस थे, ठीक है, वर द चीफ एजेंट्स थ्रू विच द इंडिजीनस ग्रुप्स एंड ट्राइबल्स वर ब्रॉट विद इन द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। ये कह रहे हैं मनी लेंडर जो कि ज़्यादातर इंडियंस थे वो क्या थे, चीफ एजेंट बनाए गए थे, थ्रू विच द इंडिजीनियस ग्रुप, जिसके ज़रिए जो इंडिजीनियस ग्रुप था ट्राइबल का, इंडिजीनियस ग्रुप एंड ट्राइबल्स जो थे वो ब्रॉड करके लाए जा रहे थे विद इन द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी के कंट्रोल में। एक्चुअली नथिंग वॉज डन टू इम्प्रूव द कंडीशन, और ये सारी जैसे कि अब हमने बताया जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे ये कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए, कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए नहीं किया था। द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल को मतलब जब ट्राइबल के लोग थे उसे इंप्रूव करने के लिए ऐसे कुछ नहीं किया जा रहा था। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ सम मॉडर्न टेक्निक्स इन टू द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल प्रूव्ड
टू बी डिजास्ट्रस, और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को ट्राइबल पीपल्स के लाइफ में लाकर, ट्राइबल लोगों की ज़िंदगियों में लाकर उसे एक तबाही के तौर पर इम्प्रूव हुआ। वो कैसा प्रूव हुआ? एक डिजास्ट्रस प्रूफ हुआ। द लाइंग ऑफ रोड्स एंड रेल ट्रैक्स, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्दर इंटरवीन्ड इन देयर लाइफ्स, और ऐसे ही जैसे कि रोड का बनाना, रेल ट्रैक्स बिछाना, माइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, इन सब से उनकी ज़िंदगियों में काफ़ी नुकसान होने लगा, काफ़ी प्रभाव, उस पर काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि वो लोग जंगलों में रहने वाले, अब अचानक से तुम उन्हें टेक्नोलॉजी दे दोगे, माइनिंग करने का काम दे दोगे, ठीक है, मशीनें चलाने को दे दोगे, उन्हें क्या पता है इसके बारे में। ट्राइब्स एंड झूम कल्टिवेशन वेटर्स, अब ट्राइब्स ऑफ उनके झूम कल्टिवेटर की बात करेंगे। सम ट्राइब्स प्रैक्टिस झूमिंग कल्टिवेशन या झूम कल्टिवेशन, कुछ ट्राइब जो होते थे वो लोग झूम कल्टिवेशन करते थे। दिस कल्टिवेशन वॉज डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ये झूम कल्टिवेशन जो होता है इसे जो है ये बहुत छोटी जगह पर करा जाता है, ठीक है, छोटी सी जगह पर करा जाता है, मतलब ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं होता है। द कल्टिवेटर कट ट्रीज एंड बर्न वेजिटेशन, इसमें क्या होता है, जो कल्टिवेटर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो पेड़ों को जला देते हैं और उसे काट देते हैं, मतलब पेड़ों को काटा और बचा कुचा जला दिया, सो दैट दे कुड यूज़ द लैंड देयर। किस लिए? झूमिंग कल्टिवेशन की वजह से क्या करते थे पहले ये लोग कि जैसे कहीं और की ज़मीन है, वहाँ गए, वहाँ पर पेड़ काटा, मतलब मान लो एक जंगल है, वहाँ पर पेड़ काटा और वहाँ से पेड़ काट के वहाँ पर खेती करने के बाद उसे जला दिया। ये क्यों? या जला दिया इसलिए जला दिया कि वहाँ की लैंड को, उस ज़मीन को यूज़ कर पाएँ। जैसे अब कोई ट्राइब्स है, वो कहीं जंगल में गया, वहाँ पर जाके पेड़ों को काटा, उसे जलाया, वहाँ पर रहने के लिए जगह बना ली, उसे यूज़ करने के लिए जगह बना ली। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायर विच कंटेन पोटाश टू मेक द सॉइल फर्टाइल, और फिर वो क्या करते थे, वो जो ऐश होती थी, जो राख होती थी, जले कटे पेड़ जो होते थे, मतलब अब जड़ थोड़ी ना उखाड़ दोगे, क्या करोगे, ऊपर से काट दोगे, नीचे के बच जाएंगे, नीचे के जला दिया करते थे। उसके बाद जो राख बचती थी वो लोग उसे फैला दिया करते थे पूरे में, जिसके अंदर पोटाश होती है, किस लिए? सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। ट्रीज वर कट विद एक्सिस एंड हो टू स्क्रैच द सॉइल एंड मेक इट फिट फॉर कल्टिवेशन, और ट्रीज जो है एक्सिस के ज़रिए काटे जाते थे और हो के ज़रिए, किस लिए? टू स्क्रैच द सॉइल को स्क्रैच करने के लिए, उसमें दरारें डालने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, उसे फिट करने के लिए, मतलब हम आपने देखा होगा लाइनें ऐसे ऐसे करके कर देते हैं जिसमें बीज उगाई जाती हैं, तो कल्टीवेशन के लिए, फिट करने के लिए सॉइल को एक्सेस और हो का यूज़ किया जाता था। सीड्स वर स्कैटर्ड ऑन द फील्ड, और फिर बीजें बिछाई जाती थी, पूरे फील्ड पे फेंकी जाती थी, बिखेरी जाती थी। वंस हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वॉज डन, फार्मर शिफ्टेड टू अनदर फील्ड, फिर क्या होता था, जैसे ही एक अनाज उगा, गल्ला उगा, ठीक है, खेती हुई, वो खेत को काट के, उसके धान को यूज़ करके वहाँ पर दोबारा खेती नहीं करते थे, वो लोग दूसरी खेत पर, दूसरी जगह पर पहुँच जाते थे। क्या करते थे? द कल्टिवेटेड फील्ड वॉज लेफ्ट फेलो फॉर सम एयर सो दैट इट कुड रिगेन इट्स फर्टिलिटी, अब उस जगह को छोड़ के वो इसलिए चले जाते थे कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए, तो हम दोबारा इस पर आएंगे खेती करने। दिस वॉज कॉल्ड झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसे हम झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम से जानते हैं। एंड वॉज प्रैक्टिस इन द हिली एंड फॉरेस्टेड पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, और ये इंडिया सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिली और फॉरेस्टेड पार्ट में ऐसी प्रैक्टिस की जाती है, ऐसी कल्टिवेशन की जाती है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब रिमेन कन्फाइंड टू फॉरेस्ट ओनली, और इस लोगों, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, यहाँ के जो ट्राइब के लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर खाली फॉरेस्ट से ही कन्फाइंड थे, ठीक है। हंटर और गैदरर, अब कुछ हंटर थे, कुछ गैदरर थे, कुछ फार्मर थे, कुछ सिंपल हमारे जैसे हम कह सकते हैं क्राफ्टमैन्स थे। हंटर गैदरर में क्या है, इन सेवरल रीजन ट्राइबल गॉट देयर लाइवलीहुड थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये कह रहे हैं कुछ रीजन में जो ट्राइबल्स थे उनकी अपनी ज़िंदगी जो चल रही थी वो हंटिंग, शिकार करने से और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदरिंग करने से, इकट्ठा करने से, मतलब इधर उधर घूमा करते थे, फॉरेस्ट से जो खाने पीने का सामान इकट्ठा करता था, लकड़ी इकट्ठा कर लिया करते थे, पत्ते जलाने के लिए इकट्ठा कर देते थे, ठीक है, उनकी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी। द कॉन्स ऑफ ओडिशा ये नाम दिया है, ठीक है। नाउ ओडिशा, जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, जो खोन्स थे वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग्स करते थे, जो कि ओडिशा के थे। दे वेंट फॉर रेगुलर हंटिंग एंड देन डिवाइडिंग द होल मीट एमिट्स देमसेल्फ, और ये क्या करते थे, लगातार हंटिंग, शिकार करते थे और जो मीट, गोश्त वोश्त मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। दे इवन एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो यहाँ तक के फल भी खाते थे और कुछ जड़ें खाते थे जो कि वो
जानवर जो कि पेड़ों की जड़ें या कुछ ऐसे प्लांट हैं छोटे छोटे, उनकी जड़ें वो इकट्ठा करते थे फॉरेस्ट से, उन्हें यूज़ करते थे खाने के लिए। दे यूज़ टू कुक देयर फूड विद ऑयल, और वो लोग अपना खाना तेल से पकाया करते थे, तेल को यूज़ करके खाना पकाया करते थे। विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ द ट्रीज़, और वो कहाँ से, उन्हें तेल कहाँ से मिलता था, वो लोग पेड़ों की बीज से उन तेलों को निकाला करते थे। एंड मालवा फ्लावर, और एक मालवा फ्लावर होता है उससे निकाला करते थे। शरप्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट वर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज, और दवाइयों के तौर पर वो शरप्स और हर्ब्स को, हर्बीवोर जो शरप्स और हर्ब्स जो होते हैं उसे यूज़ करते थे, फॉरेस्ट में से निकाल कर लाते थे दवाइयों के तौर पर। जैसे आजकल हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की, इस तरह से ये लोग शरप्स और हर्ब्स की यूज़ करते थे, किस लिए, दवाइयों के तौर पर। वर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। लोकल वीवर एंड लेदर वर्कर्स डिपेंडेंट ऑन कोन्स फॉर सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पालस, और जो लोकल वीवर्स थे और जो लेदरर वर्कर थे, मतलब जो लेदर का काम करते थे, वो लोग किस पर डिपेंड थे, कोन्स पर डिपेंड थे, किस लिए, कि वो कुसुम और पालश को सप्लाई करेंगे। फ्लावर फॉर डाइंग लेदर एंड क्लोथ्स, किस लिए, ये लोग जो है एक प्लांट होता था, फ्लावर होता था, जिससे डाई करते थे ये लोग, यूज़ करते थे, तो उसके डाई के लिए वो लोग किस पर डिपेंड करते थे, कोन्स पर। कोन्स के पास ही ये फ्लावर होता था जो कि डाई निकालते थे, किसके अंदर से, फ्लावर के अंदर से, किस लिए, लेदर और क्लोथ को डाई करने के लिए। पीपल ऑफ फॉरेस्ट गॉट राइस एंड ग्रेन इन एक्सचेंज फॉर देयर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो लोग जंगलों में रहते थे, जिया जंगलों में जा जा के घूमा करते थे, इधर उधर सामान इकट्ठा करते थे, वो क्या करते थे, जंगलों से चीज़ें ले लेकर आते थे, और दूसरे जैसे कोई खेती कर रहा है, उसे चावल, 1 किलो चावल ले लिया, ये पहले किलो तो होता नहीं था, तो कुछ बर्तन टाइप के होते थे, एक बर्तन ले लिया और फिर कुछ सामान उसे दे दिया, पैसे भी नहीं होते थे, आपस में सामान एक्सचेंज करे जाते थे, ठीक है, कि उससे फल दे दिया, सब्ज़ी ले ली, या उससे चावल दे दिया, थोड़ी सी दाल खरीद ली, ऐसे करके सामान एक्सचेंज होते थे पहले। सम ऑफ देम इवन वर्क इन फील्ड, और कुछ इसमें से इस टाइम भी फील्ड में काम कर रहे थे। कैरियर लोड्स, जैसे कि कुछ लोड कैरीड करते थे, सामान बोझ ढोने वाला काम, एंड और डिड सम अदर और जॉब्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और कुछ अलग अलग अजीब सी और जॉब्स करा करते थे अपनी ज़िंदगियों को चलाने के लिए। इफ़ द सप्लाइज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट श्रैंक, ट्राइबल हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज़, और कभी कभी ऐसा होता था कि जो सप्लाई होती थी फॉरेस्ट प्रोडक्ट की वो कम हो जाती थी, कभी कभी फॉरेस्ट में इतना सामान नहीं मिल रहा है, तो ट्राइबल पीपल जो होते उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से जंगल पे डिपेंड है, वहीं से फल ला रहे हैं, वहीं से आग जलाने के लिए लकड़ी ला रहे हैं, वहीं से पत्ते ला रहे हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए वहाँ से घास फूस पत्ते ये सब ला रहे हैं। तो अगर वहाँ पर मान लो कि फल नहीं उगे, ठीक है, या पेड़ कम है, हरियाली नहीं आई, पेड़ पे पत्ते नहीं है, तो कैसे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती थी। हाउएवर बेगा ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया, जैसे कि हम बेगा ट्राइब की बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया में जो है, लिव्ड ओनली ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट। ये लोग क्या करते थे, खाली फॉरेस्ट में जो चीज़ें उगती थी, जो फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती थी, उसी पर ही ज़िंदगी चलाते थे, ठीक है। दे थॉट इट हैज़ अनडिग्निफाइड टू वर्क एज लेबरर, और वो लोग सोचते थे कि ये अनडिग्निफाइड है, लेबर की तरह काम करना, मज़दूरों की तरह काम करना, ये डिग्निफाइड नहीं है, ठीक नहीं है, ये इन लोगों को मज़दूरों की तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। फिर आए पेज नंबर 29, मतलब दूसरों के घर, दूसरों के ज़मीनों पर काम करना ऐसा अच्छा नहीं लगता था। काम करते थे, खेतों में जाते थे, खूब मेहनत करते थे, अपने लिए सामान इकट्ठा करते थे, खाने पीने का जुगाड़ करते थे, मगर दूसरों के लिए गुलाम की तरह या लेबर की तरह, मजदूर की तरह काम करना इन्हें अनडिग्निफाइड था। ट्राइबल्स ग्रुप ऑफन बॉट प्रोडक्ट, ट्राइबल्स ग्रुप जो थे वो यहाँ तक के वो सामान खरीदते थे विच वर नॉट प्रोड्यूस इन देयर लोकेलिटी, जो कि उनके लोकेलिटी में सामान नहीं मिल रहा है, सामान नहीं बन पा रहा है, वो दूसरे ट्राइबल से जाके, दूसरे ग्रुप से जाके खरीदा करते थे। फॉर दिस दे हैड टू डिपेंड ऑन ट्रेडर एंड मनी लेंडर हु गिव देम लोन्स एट हाई इंटरेस्ट रेट। इसके लिए अब सामान खरीदने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, या कुछ जो करेंसी चल रही है उस ज़माने में वो चाहिए। अब सामान खरीदने के लिए वो लोग ट्रेडर और मनी लेंडर पे डिपेंड हो जाया करते थे, और उनसे उन्हें जो है ना चाह के भी लोन लेना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे, बहुत ज़्यादा हाई ब्याज पे। दिस रिड्यूस ट्राइबल्स इनटू अ स्टेट ऑफ डेप्ट एंड पॉवर्टी। इससे क्या होने लगा, जो ट्राइबल्स थे वो लोग कर्जे में आने लगे और गरीबी में आने लगे। डेप्ट कहते हैं कर्जा, कर्जा और पॉवर्टी में आने लगे, गरीबी में आने लगे। मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स वर दस द कॉज ऑफ माइजरी, और जो मनी लेंडर और ट्रेडर्स थे वही ये पूरे इस माइजरी का कॉज थे। ये जो सारा जो इन लोगों के गरीबी आ रही थी, जो कर्जे में आ रहे थे, सारा के सारा इसके ज़िम्मेदार कौन थे, मनी लेंडर और ट्रेडर्स।
क्यों? मनी लेंडर इतना महंगा महंगा सामान बेचते थे, उनसे पहले तो उधार दे दिया करते थे, फिर उधार जब वो चुकाते थे उस पर सालों साल उनका उधार चुकवाते थे, ठीक है, उस पर ब्याज बढ़ाते जाते थे इस तरह से। एनिमल हर्डर्स, एनिमल हर्डर्स कौन थे? मैनी ट्राइबल ग्रुप लिव बाई हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल, काफ़ी ट्राइबल ग्रुप खाली जो है जानवरों को चराने में, जानवरों को पालने में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ट्राइबल्स वर पेस्टोरलिस्ट हु मूव विद देयर हार्ट्स ऑफ शीप, वो पेस्टोरलिस्ट थे। पेस्टोरलिस्ट उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अपने झुंड के, भेड़ों के झुंड के साथ। दीज इंक्लूड वैन गुज्जर ऑफ पंजाब, इसमें पंजाब में जो वन गुज्जर होते थे वो लोग हैं। लबादीज थे आंध्र प्रदेश के। द गद्दीज ऑफ कुल्लू एंड द बकरवल्स ऑफ कश्मीर, मतलब ये बकरवल और गद्दीज, गुज्जर, लबादीज ये क्या है? इन ट्राइबल के एग्जाम्पल हैं जो कि अपनी भेड़ों को ग्रुप में लेकर, खूब सारी भेड़ों को लेकर इधर से उधर मूव करते थे। देखो यहाँ पर दिख रही होगी आपको, एक फ़ोटो दिख रही होगी। सेटल्ड कल्टीवेशन, सेटल्ड कल्टीवेशन क्या है? मैनी ट्राइबल ग्रुप सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी बिगेन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड, काफ़ी ट्राइबल ग्रुप ने इधर उधर घूमकर खाना इकट्ठा करने से बेहतर समझा कि वो अपनी जगह पर सेटल हो जाएं, एक जगह पर रहना शुरू कर दें और खुद अपनी फील्ड को कल्टीवेट करना शुरू कर दें, उस पर अनाज उगाना शुरू कर दें। दे स्टार्टेड प्लोइंग द लैंड विच वॉज एंड अर्लियर नॉट यूज बाय द ट्राइबल, इन्होंने प्लोइंग करना शुरू कर दिया, अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया, प्लो को यूज़ करके प्लोइंग करना शुरू कर दिया, जो कि पहले इससे पहले कभी किसी ट्राइबल ने यूज़ नहीं किया था। ग्रेजुअली दे इवन गॉट राइट ओवर द लैंड दे लिव ऑन, फिर बाद में इन्हें उस ज़मीन पर इन्हें हक मिल गया जिस ज़मीन पर ये लोग रहते थे। पहले क्या होता था? पहले किसी की ज़मीन नहीं होती थी, आजकल क्या है, हर किसी ने अपने अपने मकान खरीद रखे हैं, अपने नाम करा रखे हैं कि हमारा ज़मीन है, हमारा घर है, ठीक है। तो अब हम इन्हें जो है जहाँ पर ये लोग रहते थे इन्हें हक मिल गया और ये जिस ज़मीन पर रहते हैं उस पर इन्हें हक हो गया कि हाँ ये इनकी ज़मीन है, रह सकते हैं। इट वॉज द मुंदाज ऑफ छोटा नागपुर हु बिलोंग टू दिस क्लास, और इस क्लास में कौन लोग आते थे? वो मुंदाज आते थे जो लोग छोटा नागपुर में रहते थे, ठीक है, जिन्होंने अपना सेटल कल्टीवेशन शुरू किया था सबसे पहले। मेंबर ऑफ दिस क्लास वर कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर, और जो इस क्लास के मेंबर थे उन लोगों को डिसेंडेंट माना जाता है ओरिजिनल सेटलर का। ऑल ऑफ देम हैड टू इक्वल राइट्स ऑन द लैंड, और हर किसी का बराबर का हक होता था उस उनकी ज़मीनों पर। ऐसा नहीं कि कोई अमीर माना जाएगा, कोई गरीब माना जाएगा, मतलब किसी को ज़्यादा ज़मीन दी जाएगी, किसी को कम, सबको बराबर का हिस्सा। मिल बांट के यूज़ करते थे जो भी उस पर उगता था। विद इन द सेम क्लास सम पीपल वर मोर पावरफुल देन अदर, और उसी क्लास में कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर थे दूसरों के मुकाबले। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ, जो पावरफुल लोग, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे? अपनी ज़मीनों को किराए पर दे दिया करते थे कि दूसरे लोग उस पर खेती कर लें। जैसे कि मैंने कहा मेरी 500 गज़ की ज़मीन है, मैं उस पर खेती करना नहीं चाह रहा, मैंने आपसे कहा कि आप उस पर खेती करिए, और 500 गज़ की ज़मीन में से जैसे अगर जितना भी हमारा गल्ला उगेगा, जितना भी अनाज उगेगा, अगर 100 कुंटल है तो 100 कुंटल में से 30 तुम्हारा होगा, 70 मेरा होगा, इस तरह से, ठीक है। पैसा तो चलता नहीं था, पैसा चलता ही नहीं था, करेंसी थी नहीं। ब्रिटिश कंसिडर्ड सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गोंड्स एंड संथालास आर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर। ब्रिटिश के हिसाब से जो सेटल ट्राइबल ग्रुप थे जैसे कि गोंड्स और संथलास, उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा सिविलाइज ग्रुप थे उनके मुकाबले, जो कि हंटर थे, गैदरर थे या शिफ्टिंग कल्टीवेटर करते थे, उनके मुकाबले ये लोग ज़्यादा सेटल थे, ये ज़्यादा डेवलप थे मेरे हिसाब से, ये कह सकते हैं। ब्रिटिश रिगार्डेड दोज लिविंग इन फॉरेस्ट टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को जंगली बताया और सेवेज बताया जो कि कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। एंड देयर वॉज अ नीड टू मेक देम सेटल एंड सिविलाइज, और ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे जब नए नए आए थे, इन लोगों ने ये देखा कि जो ये लोग हैं जो कि जंगलों में रह रहे हैं वो लोग जंगली हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सेवेज हैं, और इन लोगों को समझ नहीं है, इन लोगों को सेटल लाइफ जीनी चाहिए, सिविलाइज लाइफ होनी चाहिए इन लोगों की, हम लोगों की तरह, ठीक है। अपना घर बनाना चाहिए, काम अपना अलग पर्सनल काम होना चाहिए, ठीक है, अपना एक एरिया होना चाहिए। और उन लोगों का क्या था? वो लोग कहीं भी जंगलों में बस खाने की तलाश में घूमे जा रहे हैं। स्टेटस ऑफ ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ का स्टेटस क्या था? ट्राइबल चीफ वर इंपॉर्टेंट पीपल इन ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल चीफ होता था जैसे एक हमारा हेड होता है, उसी तरह से जैसे हमारे एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इस तरह से होते हैं, ठीक है, इसी तरह से ट्राइबल चीफ होता था, उसकी एक जो है इंपॉर्टेंट पीपल होता था ट्राइबल के अंदर, जिसे ट्राइबल चीफ कहा जाता था। ट्राइबल चीफ किसे कहा जाता था? ट्राइबल चीफ जो है एक इंपॉर्टेंट पीपल होता था ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, और इसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट की इकोनॉमिक पावर होती थी, ठीक है, मतलब बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा अमीर होता होगा, थोड़ा पावरफुल होता होगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा अमीर होता होगा तो लोग बाग उसे हेड बना देते होंगे, मुखिया बना देते होंगे,
दे ऑल्सो हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, और उसके पास यह हक होता था कि वो अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल कर पाए, एडमिनिस्टर कर सके। सम ट्राइबल चीफ हैड देयर ओन पुलिस, कुछ ट्राइबल चीफ के पास तो अपनी खुद की पुलिस थी। पुलिस नहीं कहते होंगे उस ज़माने में, कुछ और कहते होंगे, ठीक है, मगर हम लोग तो पुलिस ही कहते हैं। दे डिसाइडेड ऑन लोकल रूल्स फॉर फॉरेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट, उन्होंने अपने लोकल रूल्स बना रखे थे फॉरेस्ट के अंदर, और लैंड मैनेजमेंट के कुछ रूल्स बना रखे थे। हो सकता है कुछ रूल बना रखे हों कि 6 महीने के ऐसे 2 महीने से पहले कोई जंगलों में कुछ नहीं काटेगा, या जब तक पूरा फल न पक ना जाए तब ना काटेगा। हो सकता है कुछ भी इनके रूल हो सकते हैं, हमें अब तक ये थोड़ी ना पता है। द स्टेटस ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और जो स्टेटस था, जो ये रुतबा था ट्राइबल चीफ का, वो चेंज होने लगा सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया तो इनका जो रुतबा था, इनका जो स्टेटस था, वो चेंज होने लगा। दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन द ट्राइबल बेल्ट, और जब ट्राइबल के अंदर, ट्राइबल के ग्रुप के अंदर, ट्राइबल के बीच में ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसमें घुसने लगे, इसमें एंटर करने लगे, तो क्या होने लगा, उनकी पावर जो ब्रिटिश जब उसमें एंटर करने लगे, ट्राइबल के अंदर दखल अंदाजी करने लगे ट्राइबल ग्रुप के अंदर, तो जो ट्राइबल चीफ था उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो लॉस्ट होने लगी, खोने लगी। दे वर फोर्स टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, और उन लोगों को ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा था, थोपा जा रहा था, ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि वो ब्रिटिशर्स के रूल फॉलो करें। They could still keep their titles and could rent on out lands but had to pay tribute to the British। ये इन्हें कहा गया था कि आप अपनी ज़मीनों पर अभी भी काम कर सकते हैं, अभी भी रेंट पर दे सकते हैं, मगर ब्रिटिशर्स को क्या देना पड़ेगा, कर्जा देने पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कीपिंग द ट्राइबल ग्रुप्स इन डिसिप्लिन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बिहाफ पर ट्राइबल ग्रुप्स को किस में रखना, कीपिंग द ट्राइबल ग्रुप्स इन डिसिप्लिन, मतलब उन्हें डिसिप्लिन में रखना। इसके लिए क्या किया, बिकेम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी वो जिम्मेदारी बन गई थी कि ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन के हिसाब से रखना है, जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अथॉरिटी दे वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, अब उनकी अथॉरिटी, खुद की अथॉरिटी छीन ली गई, उनकी हक छीन लिया गया, उन्हें बताया, उनके अपने हिसाब से वो पहले अपने मनमर्जी के मालिक थे, जो चाहें वो कर रहे थे। अब क्या है, किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है, उनकी हर बात माननी पड़ रही है, तो अपने जो उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उसे भी वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। उनके कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस थे जिसे वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। फिर आया स्टेटस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेटर जो थे, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, उनका स्टेटस क्या था। द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक ट्राइबल्स वेडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो ट्राइबल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह वेंडर करें, इधर उधर मंडराएं या इधर उधर घूमें। दे वॉन्टेड टू सी देम एज सेटल कल्टिवेटर, वो चाहते थे कि एक सेटल कल्टिवेटर हो, अपनी एक जगह बना ले, वहाँ पर रहें, इधर उधर घूमें ना, ठीक है। सेटल पीजेंट कुड बी कंट्रोल ईजिली, और जो सेटल पीजेंट थे उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई इंसान एक जगह रुकता ही नहीं है तो उस पर कैसे नज़र रखी जाएगी। तो ये लोग चाह रहे थे ये लोग सेटल हो जाएं तो हम इन पर आसानी से नज़र रख सकें, आसानी से इन पर हुकूमत कर सकें। इट इवन गेव अ रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि रेगुलरली ये हमें टैक्स देते रहेंगे, वरना अगर ये इधर उधर मूव करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसने टैक्स दिया किसने नहीं दिया, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, ठीक है, खबर नहीं रहेगी इन लोगों को। द ब्रिटिश देयर फॉर इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब आप लोग लैंड सेटलमेंट करेंगे, आप अपनी जगह बना लेंगे, यहाँ रहेंगे। इट वॉज टू बी डन बाई मेजरिंग लैंड एंड फिक्सिंग डिमांड फॉर द स्टेट, और ये क्या किया गया, कैसे किया गया, लैंड के वो मेज़र करके नाप तोल के बनाया गया, और डिमांड फॉर द स्टेट, फिक्सिंग डिमांड, स्टेट किसकी डिमांड, स्टेट को फिक्स करने की डिमांड, मतलब एक एरिया बनाने की डिमांड। सम पीजन वर डिक्लेयर्ड ओनर्स ऑफ द लैंड वाइल द अदर वर टीनेंट, कुछ को क्या बता दिया गया कि ये ज़मीन का मालिक है, कुछ को बता दिया कि ये किराएदार है, मतलब इस पर रहेंगे, और मालिक एक बता दिया गया, ठीक है। टीनेंट्स हैड टू पे रेंट ऑन द ओनर, टीनेंट को क्या करना पड़ता था, ओनर को, मालिक को रेंट देना पड़ता था। हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट, जो कि बाद में क्या करता था, मतलब जो टीनेंट था वो अपने ओनर को देता था, और ओनर क्या करता था, अपने स्टेट को जाकर क्या देता था, रेवेन्यू देता था, टैक्स देता था, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे पहुंच जाया करता था, अंग्रेज़ों के पास ही पहुंच जाया करता था। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेशन पेड डिविडेंड्स, क्या हुआ, जो ब्रिटिशर एफर्ट था सेटल झूम कल्टिवेशन क्या करने के लिए, टू सेटल झूम कल्टिवेटर, जो झूम कल्टिवेशन थे उन्हें सेटल करने के लिए पेड डिविडेंड, उससे क्या हुआ, डिविडेंड पेड करना पड़ा। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, हाउएवर डिड
क्या हुआ, पानी की कमी, स्कार्सिटी होने लगी। हाउएवर डिड गिव देम सम प्रॉब्लम, इससे क्या होने लगा, कुछ प्रॉब्लम भी होने लगी। पहले ये लोग क्या करते थे, ज़मीन पे क्या किया, कल्टीवेशन की, एक जगह उसे छोड़ा, दूसरी जगह चले गए, जब तक वो उपजाऊ हो जाती थी फिर लौट के आ जाते थे। मगर इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, सॉइल ख़राब होती है कि तुमने जलाया, उसे यूज़ किया, जला के चले गए, खेत को यूज़ करके चले गए काट के, फिर क्या होगा, अब जब खेत को यूज़ करके चले गए, पहले पहले वहाँ पर पेड़ थे, अब तो पेड़ भी नहीं बचे, उससे क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर हम अपना पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट, और उसके साथ हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ये हमारा पार्ट कौन सा है, आज हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 6 कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पार्ट 6 हमारा पार्ट 7 स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, पार्ट 7 स्टार्टेड, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 7 स्टार्टेड। यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, पार्ट नंबर 7, उसमें हम बाकी की एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो आगे हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, यहाँ से हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें ही एक्सरसाइज करेंगे अपनी सारी, ठीक है, पार्ट 7 में अपनी बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो यहाँ पर आज हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।